एक तिहाई दिन का टाइम आपको सोने में बिताना है। यंगेस्ट लोग 17 साल की उम्र में भी आए हुए हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया है। नींद के घंटे भी अगर हम बात करें तो लोगों की एज के साथ वेरी करते हैं। रात की नींद ज़्यादा पूरी कर रहे हैं तो वो 6 से 8 घंटे मिनिमम आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। बैठे बैठे कहीं भी खाली बैठे होंगे, आपको झपकियाँ आ जाएंगी, आप सोने लगेंगे। आजकल होम बेस्ड स्लीप स्टडीज़ भी आ गई हैं। कई बार हम सिर्फ स्लीप एपनिया है कि नहीं है वो देखने के लिए 8 घंटे की स्टडी करते हैं। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। भारतीय वैसे इस बात में विश्वास तो बहुत रखते हैं, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि भारत आलसियों का देश है। यहाँ कम चलने वाले, कम एक्सरसाइज करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज हम आपको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कहेंगे। आज हम आपको जगाने आए हैं, आपको नींद की अहमियत बताते हुए, यानी कि सोना कितना ज़रूरी है, नींद वाला सोना कितना ज़रूरी है, उसका हेल्थ से ताल्लुक क्या है, सोने का सही समय क्या होना चाहिए, नियम क्या होना चाहिए, और अगर आप सही तरीके से नहीं सो रहे हैं तो अब आपको जाग जाने की ज़रूरत है। आपके तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर निखिल मोदी हैं, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। हमारा पॉडकास्ट जो लोग आज सुन रहे होंगे वो शायद ये नहीं सोचेंगे कि नींद एक ऐसी चीज़ है जिस पर एक पॉडकास्ट की एक डिस्कशन की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, क्या अहमियत है? ये मेरे हिसाब से तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम टॉपिक हो गया आज की डेट में, क्योंकि सबकी लाइफ इतनी तेज़ हो गई है कि सब लोग भागते रह रहे हैं, टाइम से सोना भूल चुके हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना आ गया है कि रात रात भर लोग मूवीज़ और उसके चक्कर में उठे रहते हैं। आजकल काम का टाइम भी मैंने देखा है लोगों का चेंज हो गया है, रात भर लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं। उससे जो गुड क्वालिटी स्लीप आपकी जो ख़राब होती है, उससे आपको अंदर ही अंदर जो स्ट्रेस खाए जा रहा है उसके ऊपर हम रियलाइज़ नहीं करते जब तक वो एक बहुत गंभीर बीमारी के रूप में बाहर ना आ जाए। आपने कहा कि लोग मूवीज़ देखते हैं, लेट नाइट स्क्रीन टाइम लोगों का ज़्यादा है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे टाइम क्लॉक को रिवाइज कर दें और ये सोचें कि वो ज़माना था जब सिर्फ एक दूरदर्शन था, जिस पे एक गिनी चुनी हफ्ते में एक बार फिल्म आती थी और कुछ देखने के लिए नहीं था, उस वक्त लोग ज़्यादा चैन की नींद सो रहे थे। बिल्कुल, उस वक्त तो लोग काफ़ी अच्छी नींद सोते थे। और उस टाइम की नींद और आज की नींद में डिफरेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि अब हम देख रहे हैं कि हम सुनते हैं वो जाता तो जिम है पर उसको वहीं हार्ट अटैक हो गया। और वो बिल्कुल अपने आप को फिट रखता है, डाइट भी इतना ध्यान रखता है। तो ये चीज़ हम करने लग गए हैं, पर जो चीज़ें नॉर्मल रूटीन का एक पार्ट थी जिससे हमारी बॉडी को डी स्ट्रेस होने को मिलता था, जिसमें एक नींद डाइट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता और वो मिस होती जा रही है कहीं। बिल्कुल। और हम लोग ये सोचते हैं कि अगर 8-9 घंटे सो लिए, 6 घंटे से थोड़ा ज़्यादा सो लिए तो बहुत सो लिए, लेकिन क्या वो नींद वाकई हेल्दी नींद गिनी जाएगी या नहीं? तो डॉक्टर साहब, जो लोग 8-8 घंटे सो रहे हैं उनको लग रहा है कि हमने टाइम स्पेंड तो पूरा किया, हम सो तो लिए, कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, उससे मतलब नहीं है। तो क्या 8 घंटे सोना हेल्दी नींद की कैटेगरी में आएगा? देखिए, एक कहावत कही जाती थी नींद के लिए, जो हम कहें कि आप 1/3 ऑफ योर टाइम यू शुड स्पेंड ऑन बेड। एक तिहाई दिन का टाइम आपको सोने में बिताना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 8 घंटे बिल्कुल ठीक बात है। पर वो 8 घंटे की जो नींद है वो किस वक्त आप ले रहे हैं। अगर आप सुबह 2 बजे या 4 बजे सो के रात सुबह 10-11 बजे उठ के वो नींद पूरी कर रहे हैं, वो हेल्दी नींद नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी हमारे हॉर्मोन्स, जितने भी हम केमिकल्स की बात करते हैं, उनमें एक रिदम होती है जिसको हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम। जो उसमें हॉर्मोन्स और ये केमिकल्स के चेंजेस ऐसे होते हैं कि सुबह 5 या 6 बजे इनका लेवल सबसे ज़्यादा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दिन में वो एक लेवल स्टैटिक होता है और फिर रात के टाइम वो कम होता है। तो ये मोस्ट ऑफ टाइम धूप से रिलेटेड भी चलती है चीज़ें। सनराइज के साथ बढ़ता है, सनसेट के साथ कम हो जाता है। तो वो वाली चीज़ अगर आप लेट नाइट सो के दिन में वो सनलाइट के टाइम पे सो ही रहे हैं तो वो चीज़ आपको मिल नहीं रही और आपकी बॉडी इस चीज़ को समझ नहीं पाती और वो जो इम्बैलेंस होता है
वो हार्मफुल होता है। जी, तो यंगस्टर्स बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि हम अपनी सर्केडियन रिदम को शिफ्ट कर सकते हैं, हम तो लेट सोते हैं, सुबह उठते हैं। आप थोड़ा लोगों को समझाइए कि ये सर्केडियन रिदम क्या होती है और रात में क्या हमारे शरीर में हो रहा होता है जिसके लिए नींद ज़रूरी है? जी, सर्कैडियन रिदम, जैसे अभी मैं पहले भी बोल रहा था कि सर्कैडियन रिदम की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो केमिकल्स, हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में है, जो चेंज करते हैं लेवल्स में, जो लेवल टाइम के साथ, जो आपकी टाइम क्लॉक होती है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जो सन लाइट के साथ एक्टिव होती है, तो उस टाइम पे वो लेवल्स बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे दिन में वो कम होती जाती है और सनसेट होते ही वो कम आने लगती है। तो वो एक रिदम होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी, जब सुबह के टाइम काम करने की एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम पे वो हार्मोन्स और केमिकल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा आपको एक्टिव रख पाते हैं। पर उनकी भी एक लिमिटेशन है। अगर आप उनको उस टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे, रात को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनका लेवल नहीं होगा और बॉडी स्ट्रेस में जाती है। तो ये जो आपकी रिदम होती है, जो आपका डे और नाइट के साथ चलती है, उसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं, जो मोस्टली आजकल लोगों में डिस्टर्ब रहती है। जी, डॉक्टर्स ऐसा भी बताते हैं कि रात के समय बाइल जूसेस बनते हैं ताकि वो सुबह डाइजेशन में काम आए। तो जो लोग रात में जाग रहे हैं, वो रात में खा भी रहे हैं। इस प्रैक्टिस को आप मेडिकल तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इस रिदम को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपने कई बार नोट किया होगा कि आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। हम लोग भी कभी कभी फंक्शंस अगर अटेंड करते हैं, कोई शादी है, उसमें हम लेट नाइट तक जागते हैं, तो अगले दिन एसिडिटी सबसे पहला सिम्टम होती है कि हमें जलन हो रही है पेट में, पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है। तो ये पहला एक स्ट्रेस की निशानी है। और बॉडी को जब रेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो बॉडी स्ट्रेस में आने के कारण स्ट्रेस हार्मोन्स, जो हार्मोन्स नॉर्मली सिक्रीट नहीं होने चाहिए, उनको ज़्यादा बनाने लगती है। तो जब वो स्ट्रेस में अगर बॉडी फील करती है, तो वो आपकी हार्ट रेट भी तेज़ करती है, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है। आपको एक्टिव रखने के लिए आप खा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं वो जब स्ट्रेस में आता है, तो कहीं ना कहीं वो जो चेंजेस होते हैं, वो आपको आने वाली बीमारियों का कारण बनती है। यानी ये भी हो सकता है कि अगर आप रात में जाग रहे हैं और खा रहे हैं, वो भी आपको बीमारी दे जाए? बिल्कुल दे रहा है वो। अभी एक्चुअली हम मोस्टली ये चीज़ें देखते हैं यंगस्टर्स में। तो यंग एज है, बॉडी इतनी ज़्यादा उसके पास अभी भी रिजर्व है, बॉडी डेवलपिंग स्टेज में है कि वो अपने आप को हील कर लेती है। तो हमें उस टाइम पे महसूस नहीं होता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। पर जब ये आप मिडिल एज में 30s के पार जाने लगते हैं, तो बॉडी उसका साइड इफ़ेक्ट्स महसूस करती है। तो हम देखते हैं, हम कहते हैं, आजकल बात करते हैं, हार्ट अटैक्स जो हैं एक टाइम पे से 50 साल के ऊपर के लोगों में होते थे। आजकल 25 से 30 साल के लोगों में, हमारे पास यंगेस्ट लोग 17 साल की उम्र में भी आए हुए हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया है। तो ये सारा बॉडी को एक्सेस स्ट्रेस में डालने का नतीजा है, जो बॉडी संभाल नहीं पाती है। बिल्कुल, इसीलिए आयुर्वेद में बार बार ये बताया जाता है कि जो सूर्य की गति है, उसके हिसाब से आप अपनी दिन की गति रखिए। रात सोने के लिए बनी है, सुबह जागने के लिए बनी है, उस हिसाब से उसे फॉलो कीजिए। ये हमने कह तो दिया, अब जो नाइट शिफ्ट वाले हैं वो हमें गालियाँ देंगे कि हम काम नहीं करें, क्या नौकरी छोड़ दें? उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट है, वो कंटिन्यूसली नाइट शिफ्ट में ही काम करते रहते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप अपना शेड्यूल को अगर हो सके तो ऐसे एडजस्ट करें, कुछ दिन आपने नाइट शिफ्ट कर ली, फिर बाद में एटलीस्ट बॉडी को कुछ टाइम बीच में दे दीजिए कि वो नाइट शिफ्ट बंद करके नॉर्मल टाइम पे काम कर रही है। एटलीस्ट थोड़ा सा बैलेंस रिस्टोर हो जाए। काम करना कई लोगों की मजबूरी होती है, रात को ही हो सकता है, पर उसको कितना लिमिट कर सकते हैं, बीच में नॉर्मल दिन कितने हम निकाल सकते हैं जिसमें हम अपनी साइकिल को ठीक कर लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी रोटेशनल शिफ्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब आपने 5 दिन नाइट शिफ्ट की, फिर उसके बाद 2 हफ्ते सपोज दिन की शिफ्ट कर ली, उससे कुछ उससे आपको काफ़ी हद तक बैलेंस मिल जाएगा बॉडी को, और जो उसने स्ट्रेस 5 दिन में लिया है, वो आप अगले 2 हफ्ते में उसको बैलेंस आउट कर लेंगे। ओके, यानी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उस 2 जी। हफ्ते में हो जाएगी। जो नींद के घंटे होते हैं, इस पे अक्सर बहस होती है। आपके नाम में मोदी लगा है, तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं तो 4 घंटे सोता हूँ और मेरे लिए वो भी काफ़ी है। तो ये कितने अहम है कि कितने घंटे आप सो रहे हैं? नींद के घंटे भी अगर हम बात करें तो लोगों की एज के साथ वेरी करते हैं। जो
नया न्यू बॉर्न हम बच्चे की बात करते हैं, वो दिन में 12 से 14 घंटे नॉर्मली सोता है। हम्म, धीरे धीरे करके वो टाइम कम होता रहता है, हम्म, पर आपका टाइम कभी भी नींद का 6 से 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। हम्म, आप कितने भी बिजी हैं, कितना भी वो कर रहे हैं, और वो 6 से 8 घंटे गुड स्लीप मतलब आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है, आप किसी चीज़ को सोचते हुए नहीं सो रहे हैं, आप रात को टेलीविज़न की तेज़ लाइट में नहीं सो रहे हैं, और रात की नींद ज़्यादा पूरी कर रहे हैं, तो वो 6 से 8 घंटे मिनिमम आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। फिर मैं उसी सवाल पे आऊँगी, फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी को लगता है 6 घंटे बहुत हैं, किसी को 10 घंटे सोने के बाद भी लगता है नींद पूरी नहीं हुई? बॉडी में बहुत सारे आपके जो रिजर्व्स होते हैं वो आप में सबके अलग अलग होते हैं। हुँ, तो एक हेल्दी फिट बॉडी में जो आपके हार्मोन्स जो बनते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, हमेशा हाई लेवल पे रहते हैं। तो वो आपकी बॉडी को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं कि आप कम सो के भी आपको लगता है कि मैं तो फ्रेश हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही बॉडी जिसको आदत है कि सारा दिन सिर्फ बैठ के काम करना है, ओवरवेट बॉडी है, तो वो थकान जल्दी महसूस करते हैं, उनके हार्मोन्स वैसे एक्टिव नहीं होते, तो उन लोगों को ज़्यादा नींद की ज़रूरत लगती है। इसके अलावा स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। हुँ, कई लोगों को नार्कोलेप्सी जैसी बीमारी हो सकती है, जिसमें नींद वो बैठेंगे और एकदम से उनको नींद आ जाती है। हुँ, कई लोगों में बीमारी होती है स्लीप एपनिया, जो ओवरवेट होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं, जिनका नेक शॉर्ट होता है, तो रात को जैसे ही वो सोते हैं तो उनका सांस का रास्ता चोक कर जाता है, उनकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें, और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन जैसे ही सेंस करता है तो आपको डीप स्लीप में जाने नहीं देता, आपको लाइट स्लीप में रखता है या आपको बार बार जगाता रहता है। तो आप गुड क्वालिटी कंटिन्यूस स्लीप जो साइकिल होती है वो आप नहीं ले पाते, इसलिए आपको ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ती है उस नींद को पूरा करने के लिए। जैसे आपने कहा स्लीप एपनिया होता है, उसमें सांस की नली भी चोक करती है, तो ये तो जानलेवा भी हो सकता है? जी, स्लीप एपनिया के बारे में एक्चुअली लोग बहुत जानते नहीं हैं, बट अगर हम उसकी बात ही कर रहे हैं तो जो ओवरवेट होते हैं, जिनका खासकर नेक के अराउंड आपका फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, जिन लोगों की नेक छोटी होती है, और कईयों का चिन जो होता है वो ऐसा होता है, या जिनके टॉन्सिल्स अंदर ऐसे होते हैं कि अंदर सांस का रास्ता पहले से ही नैरो होता है, हुँ, इन लोगों में खासकर, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो जैसे ही हम स्लीप में जाते हैं तो हमारी बॉडी की मसल्स रिलैक्स करती हैं रेस्ट के लिए। तो नेक की मसल्स जैसे रिलैक्स होती हैं, रास्ता छोटा हो या हैवी हो नेक, तो उसके कारण वो कोलैप्स कर जाता है और अंदर सांस का रास्ता बंद हो जाता है। तो जिसका पहला साइन होता है खराटे लेना। लोग ओके। खराटे जो लेते हैं उनमें अक्सर ये फर्स्ट साइन होता है कि ये स्लीप एपनिया की बीमारी है। खराटे लेते लेते कई बार लोग एकदम से आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है, तो वो बिल्कुल चोक कर जाते हैं, बिल्कुल हवा जानी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ऑक्सीजन की जैसे ही बॉडी में कमी होती है तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक भी बढ़ सकता है, रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ सकता है। इसके अलावा आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पुअर होने के कारण दिन में आप थका हुआ महसूस करते हैं, बैठे बैठे कहीं भी खाली बैठे होंगे आपको झपकियाँ आ जाएंगी, आप सोने लगेंगे। हुँ, तो ये सारे रिस्क होते हैं। हम कुछ लोग पहले तो मैंने सुना गाड़ी चलाते-चलाते सो जाते हैं। बिल्कुल, जो सीवियर स्लीप एपनिया के पेशेंट हैं, इनफैक्ट इंडिया में तो इतने स्ट्रिक्ट लॉज़ नहीं है क्योंकि बीमारी के बारे में पता नहीं है। बाहर के देशों में तो जिनको भी स्लीप एपनिया है, उनके लाइसेंस कैंसल हो जाते हैं कि जब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, आप गाड़ी नहीं चला सकते। हुँ, उनकी सेफ्टी के लिए भी और बाकियों की सेफ्टी के लिए चलानी भी। चाहिए भी नहीं फिर तो बिल्कुल भी नहीं ये चलानी जानलेवा चाहिए। साबित हो सकती बिल्कुल। है। जो स्लीप जैसे आपने खर्राटे लेने की बात कही, तो हर इंसान जो खर्राटे लेता है उसको स्लीप एपनिया होगा? नहीं, हर इंसान जो खर्राटे लेता है उसको स्लीप एपनिया नहीं है। अगर आपकी नाक की हड्डी भी टेढ़ी है, हल्की सी भी, तो उसकी वजह से भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। हुँ, आपको गला खराब हो जाता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, उससे भी खर्राटे आ सकते हैं। पर अगर वो जो खर्राटे हैं सिर्फ इसी वजह से हैं और वो रास्ता इतना बंद नहीं कर रहे कि आपका बॉडी में एयर सप्लाई कम हो जाए कि ऑक्सीजन गिरने लगे, तब तक वो स्लीप एपनिया प्रोड्यूस नहीं करता। खर्राटे एक साइन हो सकते हैं, पर हर खर्राटे लेने वाले को स्लीप एपनिया नहीं होता। तो एक साइन तो खर्राटे हुए, उसके जी। अलावा भी कुछ सिम्पटम्स हैं जो स्लीप एपनिया के जी, मरीजों को रात को देखने अगर चाहिए? आपको चोकिंग की फीलिंग लगती है कि आपको बार-बार सांस घुटन होती है, हुँ, अचानक आपकी नींद टूट जाती है जिसमें आपको लगता है कि मेरे को सांस नहीं आ रहा है, एकदम आप खिड़कियाँ खोलने की तरफ भागते हैं। आपको रात को पसीने और घबराहट होने लगते हैं, और इसके अलावा दिन में उठते ही आपको लगता है नींद लेने के बाद भी मैं थकान महसूस कर रहा हूँ, चलने-फिरने में जल्दी सांस फूल जाता है और बैठे-बैठे नींद आ जाती है। तो और ये सबसे कॉमन साइन्स होते हैं स्लीप एपनिया के। किसी की सांस की नली जो है वो फ्री फ्लो काम कर रही है या उसमें कोई दिक्कत है, उसको पहचानने के लिए कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं?
सांस की नली, अगर हम स्लीप एप्निया के पॉइंट से बात कर रहे हैं कि जब रात को सोते हुए सांस रुक रहा है, तो उसके लिए एक स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी साइंटिफिक टर्म्स में एक टेस्ट होता है, जिसमें हम ओवरनाइट पेशेंट के सोते हुए उसका सांस, ऑक्सीजन कितना जा रहा है वो नोट करते हैं, फ्लोज कितना सांस के रास्ते में फ्लो है एयर का वो नोट करते हैं। इसके अलावा ब्रेन की एक्टिविटी भी नोट करी जाती है कि ब्रेन जागा हुआ है, पेशेंट को लग रहा होता है वो सो रहा है आंख बंद करके, पर वो जागा हुआ है ब्रेन एक्टिविटीज़ में। उनकी ईसीजी, ऑक्सीजन की कमी से हार्ट रेट फ्लक्चुएशन कितनी आती है, तो ये सारे पैरामीटर्स हम मेजर करके हम एग्जैक्ट प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हैं स्लीप एप्निया का। ये स्लीप स्टडी के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ता है, कैसे की जाती है? आम तौर पे स्लीप स्टडी या तो पेशेंट हॉस्पिटल में आके करवा सकते हैं, आजकल होम बेस्ड स्लीप स्टडीज़ भी आ गई हैं, जिसमें सारा का सारा सेटअप घर में पेशेंट के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अरेंज हो जाता है और वहाँ पे भी इसको किया जा सकता है। कितने घंटे तक ये मॉनिटरिंग की जाती है? ये पूरी 8 घंटे की स्टडी होती है। इसमें भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। कई बार हम सिर्फ स्लीप एप्निया है कि नहीं है वो देखने के लिए 8 घंटे की स्टडी करते हैं। कई बार हम इसको स्प्लिट नाइट स्टडी कर देते हैं। स्प्लिट नाइट में पहले 4 घंटे हम ये देखते हैं कितनी उसको बीमारी है, अगले 4 घंटे में एक सीपैप नाम से एक मशीन होती है जिसको हम लगा के ये चेक करते हैं कि जो सांस का रास्ता रुक रहा है, तो जब प्रेशर से हवा देते हैं, जैसे गुब्बारा बंद होता है, आप प्रेशर से फूंक मारे तो खुल जाता है, तो वो प्रेशर से जब मशीन हवा देती है तो वो रास्ते को बंद नहीं होने देती, तो हम उसकी थेरेपी डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कितना फ़ायदा होगा ये मशीन लगाने से, जिससे उसकी ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। ये जो सीपैप मशीन है, जिन लोगों को इससे फ़ायदा होता हो, अगर आप जैसे स्टडी में आप देखते हैं, तो क्या उन्हें फिर लाइफ लॉन्ग लगानी पड़ती है? देखिए, उसमें 2-3 फैक्टर्स आते हैं। अगर आपका ओवरवेट की वजह से है, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके वज़न सिग्निफिकेंटली कम कर लें, तो कई लोगों की मशीन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो सकती है। अच्छा। कई लोगों में करेक्टेबल फैक्टर्स होते हैं। करेक्टेबल मतलब कि उनके साइनस की प्रॉब्लम है, हड्डी टेढ़ी है, उनको टॉन्सिल्स है, इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, तो उनको ये सर्जरी करा दें तो उनका रास्ता इतना खुल जाता है कि उनको नहीं ज़रूरत पड़ती। बाकी सब जो कैटेगरी वालों को मोस्ट ऑफ द टाइम सीपैप लाइफ लॉन्ग चाहिए होता है। जो बाईपैप है वो भी इसी से जुड़ी? सीपैप एक कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर का नाम है, जो एक ही लेवल का प्रेशर सांस अंदर लेने और सांस बाहर छोड़ने में दिया जाता है। बाईपैप उससे एक एडवांस मशीन होती है जिसमें अंदर लेने के टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जब आप हवा बाहर छोड़ रहे हैं तो प्रेशर कम होता है। तो जिन लोगों में अक्सर कंट्रोल सीपैप पे नहीं आता उनको रिकमेंड होता है। जिन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स का 2 काम होते हैं, ऑक्सीजन पूरी करना और गंदी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, तो जिन लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती उन लोगों में भी अक्सर बाईपैप देना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट मशीन कौन सी रिक्वायर्ड होगी तो वो देखी जाती है। क्या बाईपैप उन लोगों को चाहिए जो ज़्यादा, जिनकी हालत ख़राब है, गंभीर मरीज़ हैं? जी, जिनकी ज़्यादा हालत ख़राब है, बाईपैप। बाकी और बीमारियों में जिनको ओबेसिटी की वजह से लंग्स पूरे खुलते ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, तो लंग्स पूरे दबे रहते हैं एक्सेस वजन होने के कारण, खासकर जिनका BMI 40 और उससे भी ऊपर होता है उन लोगों में। COPD की एक बीमारी होती है, जिन लोगों में भी एडवांस डिजीज़ में बाईपैप की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग इंडिकेशंस होती हैं, बट ये स्लीप एप्निया में भी जो एडवांस बीमारी वाले होते हैं उनको भी ये लगाया जाता है। जो लोग अभी आपको सुन रहे होंगे और जो खराटे लेते हैं, उन्हें कुछ बता सकते हैं खराटे कैसे करेक्ट कर सकते हैं अपने? खराटे उसमें बस यही प्रॉब्लम है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप पहले अपने वज़न पे डेली एक्सरसाइज शुरू करिए। आप देखेंगे अगर आप 3-4 किलो भी इनिशियल में वज़न कम कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कुछ कम वज़न के लोगों को भी खराटे आते हैं? उन लोगों में, जैसे मैंने बताया कि बनावट आपकी ऐसी हो सकती है कि अंदर का रास्ता पहले ही नैरो है, तो उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनफैक्ट कई बार डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें धीरे धीरे नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी आने वाले टाइम में उन लोगों को भी कई बार स्लीप एप्निया, चाहे वेट कम भी हो जाती है। तो खराटे इम्प्रूव करने के लिए एक तो आपने बताया वज़न कम करिए। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो सर्जरी करा के आप ठीक कर सकते हैं। घर में अगर आप, जैसे मौसम के साथ कई बार नाक में कंजेशन, आजकल हम पॉल्यूशन और सर्दियों में देखते हैं काफ़ी लोगों की नाक बंद रहती है, उसकी वजह से भी लोग खराटे लेते हैं। तो सिंपल स्टीम लेना, नमक वाला पानी के सलाइन ड्रॉप्स डालना, पानी वार्म करके नमक के गार्गल्स करना ताकि गले के जो कंजेशन है उसको कम कर सकें। और कई बार नेज़ल ड्रॉप्स, प्रॉपर दवाई जो एलर्जिक लोगों के लिए होती है वो यूज़ करना। तो इन लोगों से आपके सिम्टोमेटिक खराटे कम हो सकते हैं। पर अगर आपको
इतना सीवियर है कि वो स्लीप एपनिया की तरफ जा रहा है। तो जब तक आप सीपैप लगाना शुरू नहीं करेंगे, आपके खर्राटे ठीक नहीं हो पाएंगे। ओके, ये तो हुए खर्राटों के लिए लोग क्या कर सकते हैं। अच्छी नींद के लिए भी क्या कुछ टिप्स होते हैं, क्या किया जा सकता है? अगर आपकी नींद आपकी लाइफस्टाइल की वजह से है, तो हम कुछ चीज़ें लोगों को एडवाइस करते हैं। खासकर काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं कि नींद हमें आती नहीं है, हम जितना मर्जी कोशिश करें, हम घंटों बैठे रहते हैं पर हमें नींद नहीं आती। तो स्लीप हाइजीन में हम कुछ स्टेप्स लोगों को रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले तो आप सुबह टाइम से उठना शुरू करिए, अपनी सर्कैडियन रिदम को ठीक करिए, जिसमें आप 5 से 6 बजे या 5 से मैक्सिमम 7 बजे के बीच में ज़रूर उठ जाइए। उठते ही कोशिश करिए कि आप आधे घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग या एक्सरसाइज ज़रूर कर रहे हैं। आधे से 1 घंटा का अगर आप दिन एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, तो जो सर्कैडियन रिदम के साथ हार्मोन्स बढ़ने होते हैं वो और बेटर बढ़ते हैं, और वो दिन में एक्टिव ज़्यादा आपको रख पाते हैं। शाम तक आते आते एक्सरसाइज और दिन के वर्क से आप इतना एग्जॉस्ट फील करेंगे कि आपकी नींद जल्दी आ जाएगी और आप एक्टिव बेटर रहेंगे। दिन के टाइम मत सोइए। कई लोगों को आदत होती है कि मैं 1 घंटे की दोपहर को नींद ले लूं। मैं पावर नैप पे आने वाली जी, थी। तो उससे कई बार आपकी जो वो नींद जो है रात की नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा कई लोग चाय और कॉफ़ी के बहुत शौकीन होते हैं। तो दिन में 2 से ज़्यादा, यूजुअली अगर आप चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं, तो वो कैफ़ीन और उसमें जो स्टिमुलेंट्स होते हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, उनके लेवल्स इतने हाई रहते हैं कि आपको नींद उससे डिस्टर्ब रह सकती है। और यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं 6 बजे के बाद तो आप चाय और कॉफ़ी लीजिए ही मत। जितना लेट लेंगे उतना ही आपको वो एक्टिव और देर तक रखेगा। हम लोग आजकल क्या करते हैं, खाना बहुत लेट खाते हैं। तो लेट खाना खाते ही पेट फूला हुआ होता है। उसको खाने के बाद आप जितना मर्जी लेट जाइए, जब तक वो पेट सेटल नहीं होगा आपको नींद नहीं आएगी। तो 2 से 3 घंटे पहले, सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपको अर्ली डिनर लेना चाहिए, जो हमारे पुराने वाले लोग जो हैं लिया करते थे। 6-7 बजे ही शाम होते ही खाना खा लिया करते थे। और खाना खाते ही एकदम बेड पे लेटिए मत, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट सीधा बैठे रहिए। और अगर थोड़ी वॉक कर सकें तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। बेडरूम्स में आपके टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप नहीं होना चाहिए। आधे भारतीयों के कमरे में होता। तो वो जो चीज़ होती है, खासकर हम रात को लाइट बुझा के जो टीवी देखते रहते हैं, तो वो जो डायरेक्ट लाइट हमारी उनकी आंखों में पड़ती है, तो उससे हमारी एक्टिविटी और स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, जिससे देखते देखते हम कभी भी प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते और नींद हमेशा डिले होती है। तो अगर ये सिंपल स्टेप्स आप करें, तो इससे आप अपनी लाइफ में खुद ही देखेंगे कि काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाएगा और स्लीप क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। जिनके बेडरूम में टीवी नहीं होता, वो ड्राइंग रूम में सो जाते हैं टीवी देखते। वही चीज़ हमें अपने आप पे कंट्रोल करनी है, क्योंकि हमें भी वो आजकल जो जितने भी ये सारे लास्ट में इंस्टा रील्स हाँ, रील्स आ रही हैं, वो सब आ रही हैं, तो इसको स्क्रॉल करते करते हम टाइम बिता देते हैं। बट इसका टाइम हमें थोड़ा सा जल्दी कर देना चाहिए, और रात को सोने के टाइम 1 घंटे पहले एटलीस्ट इन सब चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए। वैसे तो दिल्ली में सर्दियों का मौसम है, लेकिन बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि आप हाथ पाँव मुंह धोकर सोइए तो अच्छी नींद आती है। आप क्या मानते हैं? देखिए, हाथ पाँव मुंह धोकर सोने का जो मेन वो है कि आप जितना फ्रेश रहेंगे, जितना डस्ट और उससे दूर रहेंगे, तो वो आपको थोड़ा मूड को एलिवेटेड रखता है। बट उससे डायरेक्टली स्लीप का कोई रिलेशन ऐसा नहीं है। तो वो एक आप अपने आप को एक पॉजिटिव वो रीइंफोर्समेंट, जैसे होता है ना, किसी को आप चीज़ दे दो कि ये होगा तो टॉफ़ी मिलेगी, और वो चीज़ वो कर लेगा। तो उससे आप दिमाग को ट्यून करने की कोशिश करते हैं कि आपको बेटर नींद आएगी, बट उससे साइंटिफिकली कोई ऐसा वो कोरिलेशन नहीं है। एक और इनडायरेक्ट लिंक पूछती हूँ आपसे। आपने कहा टीवी तो चलिए नहीं होना चाहिए, स्क्रीन नहीं होनी, कुछ लोग म्यूजिक यूज़ करते हैं कि नींद आ जाए। जी, कई लोग म्यूज़िक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है, कि उनके लिए, जैसे मैंने बताया ना, हाथ मुंह धो के सोना एक रीइंफोर्समेंट है कि इससे नींद आ जाएगी, तो वो उसके लिए स्लीप करते हैं। बट अगर आप लाउड म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगेन ब्रेन को आपके ईयर्स के थ्रू एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो आपको नींद नहीं आने देंगे। सूदिंग म्यूज़िक होते हैं, वो फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए माँ जब है बच्चे को सुलाने के लिए लोरी सुनाती है, जो बहुत सूदिंग होती है। वो तेज़ आप जी, बिल्कुल। अच्छी नींद लाने के लिए, जैसे आपने कहा, बहुत लोग कहते हैं हमें नींद आती नहीं, तो कोई दवाइयाँ हो सकती हैं? देखिए, जहाँ तक हो सके दवाइयों पे हम ना डिपेंडेंट हों, वो अच्छा है।
बट आजकल फिर भी नॉन एडिक्टिव वाली काफ़ी सारी दवाइयाँ आ गई हैं। हमारी बॉडी में एक केमिकल बनता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन, जो केमिकल्स हमारे ब्रेन की नींद की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो आजकल मेलाटोनिन की होती टैबलेट्स है भी आ वो गई हैं। तेज आप बट जितनी भी नींद की दवाइयाँ हैं, बिना किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के लिए, क्योंकि वो कहाँ जाके आपको क्या हार्म करेंगी, और वो इसलिए मत लीजिए। जैसे हम बात करते हैं ना स्लीप एपनिया की, मैंने आपको बताया, अगर उस पेशेंट को हम नींद की टैबलेट दे दें, या जिसको सीओपीडी जैसी बीमारी है जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का रिस्क है, वो अपने लेवल पे स्लीप की गोली खा लेगा तो वो बेहोशी में ही चला जाएगा और उसका ऑक्सीजन गिर भी जाएगा, उसकी बॉडी सेंस नहीं कर पाएगी और वो नींद में ही लोगों की डेथ तक होने का रिस्क होता है। तो बिना प्रॉपर रिकमेंडेशन के, इवैल्यूएशन के, कोई भी स्लीप के टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नुकसान बताए जाते हैं। मोस्टली जो स्लीपिंग पिल्स हैं वो आपको एडिक्टिव होती हैं और धीरे धीरे आप आजकल एक गोली से आपको नींद आनी बंद हो जाएगी, फिर आप 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, और वो उसकी जब पॉइजनिंग हो जाएगी वो एकदम ब्रेन को डिप्रेस कर देती है, जिसमें एकदम से सांस रुक जाने का डर होता है। तो इसलिए बहुत रेगुलेटेड मैनर में जिन लोगों को बहुत ज़रूरत है, मोस्टली जो स्लीपिंग, उन्हीं लोगों को स्लीपिंग पिल्स रिकमेंड करी जाती है, अदरवाइज इट अवॉइड करनी चाहिए। स्लीपिंग पिल्स डायरेक्टली किडनी पे असर नहीं डालती हैं, बट उसमें कई बार किडनी डायलिसिस करना पड़ता है कि वो बॉडी से उसको टॉक्सिन्स को निकाला जा सके। बट मेनली वो इफेक्ट आपका ब्रेन पे करती है। इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की कमी से आपके किसी भी ऑर्गन पे एक्चुअली डैमेज बाद में हो सकता है। जी, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप मत लीजिए, क्योंकि एक तो आप ओवर द काउंटर ले रहे हैं तो देने वाले को भी नहीं पता कि आपकी कौन सी दवाई से वो, या कुछ आप ले रहे हैं जिससे वो क्या रिएक्ट करेगी, और आपको डोजिंग भी प्रॉपर नहीं पता, कहाँ जाके वो आपको क्या हार्म करेगी, आपकी मौत का कारण तक वो बन सकती है। तो प्लीज़ प्लीज़ ओवर द काउंटर कभी भी स्लीपिंग पिल्स मत लीजिए। अल्कोहल मैं बोलना भूल गया, बट एक्सेस अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि से वो या कुछ आप भी एडिक्शन है, और अल्कोहल आप ज़्यादा लेते रहते हैं, फिर आपकी बॉडी उसको अडेप्ट होती जाती है। वो एक्चुअली नींद प्रॉपर नहीं, लॉन्ग टर्म में ख़राब करती है, प्लीज़ रादर देन आपको ओवर बेनिफिट देने से। और उसमें भी स्लीपिंग पिल्स की तरह वही इफेक्ट होगा कि एक बार आप बेहोशी में चले गए, आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस और क्या डैमेज आ रहे हैं, या कुछ आप ले रहे हैं और बॉडी उसको रिएक्ट नहीं कर पाएगी। प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ओकेजनल सोशल ड्रिंकिंग भी अगर अवॉइड हो सके इफेक्ट होगा चाहिए, बट अगर आप फिर भी कर रहे हैं, आपको रियलाइज नहीं होगा। सोशल ड्रिंकिंग का मतलब होता है आप 2 से 3 हफ्ते में एक बार लिटिल लिटिल ले रहे हैं। डेली का लिटिल लिटिल कभी वो लिटिल लिटिल नहीं रहता है। आप महीने 2 महीने बाद उस पर डिपेंडेंट होंगे, आप लिटिल को थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर वो आप पटियाला पे पहुंचेंगे और फिर आप बॉटल पे पहुंचेंगे। और मोस्टली पेशेंट हमारे पास जो आते हैं जिनके लिवर ख़राब हो चुके होते हैं या इनकी प्रॉब्लम्स होती है, बट अगर आप शुरू लिटिल से ही करते हैं और फिर इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, बार लिटिल लिटिल ले रहे हैं। पावर नैप होती है कि आपकी बॉडी एकदम से बहुत जब एग्जॉस्ट हो गई, बट अगर आपका लेवल इतना स्ट्रेसफुल है तो आपको ब्रेक का कोई और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप 10 से 15 मिनट के लिए आंख बंद करके जो लेट जाते हैं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट वो होता है, 1 घंटा सोने वाला नहीं होता। अगर आप देखेंगे कि कंट्रीज लाइक जापान, उन्होंने पावर नैप मैंडेटरी कर रखी है अपने ऑफिसेज में, तो वहाँ पे वो लोग 10 से 15 मिनट के लिए उनको टाइम दिया जाता है कि वो बिल्कुल, बट अगर आप एटमॉस्फेयर से निकल के कि आप बिल्कुल अलग रूम में जाके अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, कि आप ना काम के बारे में सोच रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। बट लॉन्ग टर्म सोना, आप कभी भी सो के देखिए, जब आप 1 घंटे बाद उठते हैं दिन में, तो आप इतना लिथार्जिक रहते हैं कि आपका 1 डेढ़ घंटा और निकल जाता है अपने आप को संभालने में, यार चाय दे दो,
उठा नहीं जा रहा, नींद खुल नहीं रही है, तो एक्चुअली अपने वो आप पावर को नैप नहीं रहती। पावर नैप इज 10 से 15 मिनट अलोन अपने आप को आंख बंद करके रेस्ट देना, चाहे उसमें आप सो भी रहे हैं चाहे नहीं भी सो रहे हैं, वो वाली बात होती है। बिल्कुल एग्जॉस्टेड है आपकी बॉडी। जी बिल्कुल, आप 11 बजे उठे, 2 घंटे उठ यार के चाय खाना दे पीना दो। खा के फिर 1 घंटा सो गए, वो वाला पावर नैप नहीं रहती। पावर नैप इज 10 से जी। स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग इसको जिसको कहा जाता है, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो इसमें भी काफ़ी बार देखा गया कि जिन लोगों में स्ट्रेस रहता है कि वो इतना सोच रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, बड़बड़ा भी अक्सर वो उसी बारे में रहे होते हैं वो रात में। और स्लीप वॉकिंग एक नॉन बीमारी है जिसको पूरा असेस करके, एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी एक नाम की बीमारी होती है जिसमें आपके पैर एकदम बिल्कुल ऐसे छटपटाने लग जाएंगे, बिल्कुल हिलाते रहेंगे। तो ये सारी हैं। इससे मेन नुकसान क्या होता है कि आपको चोट लग सकती है, और ये मोस्टली एक एंग्जाइटी या स्ट्रेस बॉडी में उसकी निशानी हो सकती है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए इसका पूरा इवैल्यूएशन कई बार ज़रूरी हो जाता है। उसका कोई हार्म नहीं है उसका। जी बिल्कुल, उस टाइम स्ट्रेस जी तो ये सारी कह हैं। सकते हैं शायद ऐसा हुआ। हमने नींद के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। वैसे आंकड़े ये कहते हैं भारत के तो उस चीज़ को भारत आदत के हिसाब से आलसियों का देश है। 42% से ज़्यादा 45% से ज़्यादा लोग भारत में जो हैं वो आलसी हैं, यानी कि उतनी एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं जितनी ज़रूरी है। और उस 45% में से 57% महिलाएं हैं और 42% पुरुष हैं, यानी महिलाएं ज़्यादा इनएक्टिव रहती हैं। भारत को आलस प्रधान देश भी कहा जाता है। 2022 की ग्लोबल लैंडसेट में छपी स्टडी है जिसके डेटा मैं आपको बता रही हूँ। 2024 में क्या हाल है ये आप पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ एक्सरसाइज का नींद से क्या कनेक्शन है? एक्सरसाइज टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप रात को 10 बजे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी होती है कि आपकी नींद वैसे डिस्टर्ब होगी। बट अगर टाइमली करिए एक्सरसाइज, जब आपके सुबह के वक्त जो हार्मोनल लेवल्स बेस्ट लेवल पे होते हैं, अगर आप उस टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो बॉडी को बहुत दिन में एक तो डिस्ट्रेस करेगी, और रात की नींद की क्वालिटी एक्चुअली उससे बेटर हो जाती है। तो एक्सरसाइज इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग कि आप टाइम जो होता है वो बहुत सही टाइम पे करिए एक्सरसाइज। यानी कि आप रात को 10 और कोई यानी जो मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज करेंगे वो आपकी रात को अच्छी जी बिल्कुल। तो आप भी चैन की नींद में सोना चाहते हैं तो अब आपको इस आदत के हिसाब से जानने की जरूरत है। क्या गलतियां आप करते हैं ये हमने आपको बताया है, क्या कर सकते हैं जिससे आपकी नींद बेहतर हो। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको चैन की नींद आनी चाहिए, फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़िएगा, हम डॉक्टर साहब से उनके जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम यही दुआ करेंगे कि आप आज की रात चैन आपकी नींद बेटर, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर।